नमस्कार दोस्तों। आई थिंक वी हैव कवर्ड टिल दिस इंडिपेंडेंस, है ना, कि कैसे पार्टीशन हो गया था इंडिया का। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, इस लेक्चर में आपको ध्यान से सुनना है। देखो, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, बी इट यूपीएससी, लेट इट बी यूपीपीसीएस, लेट इट बी यूजीसी नेट, let it be any single competitive exam where history is being asked, let it be even even you can say SSC, railway, whatever exam you are talking about, you talk about any exam, ठीक है, वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूछना जरूरी ही होता है, दे आर श्योरली आस्क्ड। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस यूपीएससी एग्जाम्स, दिस एग्जाम फोकसेस ऑन ग्रे एरियाज। सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाई दिस ग्रे एरियाज? देखो, ग्रे एरियाज का मतलब होता है जहां पे आपको ना तो ब्लैक समझ में आए ना तो व्हाइट समझ में आए। ग्रे एरियाज मीन्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कंटेंट में प्रॉब्लम वहीं पे है, जरूर पूछेगा, यूपीएससी आपको फंसाएगा। जैसे कि फॉर सब्जेक्ट इकोनॉमी, इफ आई से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, विद इन 2 मिनट्स यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स। कंफ्यूजन आया? आया ना? बस यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन आया, देन यूपीएससी रीड्स योर माइंड। जहां पे आप सोचना बंद करते हो वहां पे यूपीएससी सोचना शुरू करता है। तो पक्का इन सब चीजों से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन, सपोज इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ज्यादा हो गया, कम हो गया, मनी सप्लाई पे क्या पड़ेगा, वो ऐसे ऐसे करके वो चेन बन जाती है कि मनी सप्लाई कम होगा, एफडीआई ज्यादा होगा, ऐसे एक्स वाई जेड। आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों सिमिलर लुकिंग चीजें हैं। कंफ्यूजन आया? बस यहाँ पे फंसाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पता है? इनके जो फीचर्स हैं, कौन ज्यादा ब्रॉडर है, कौन ज्यादा ऊपर की तरफ हायर रीचेस हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन आया तो कंफ्यूज करेगा। हिमालय, हिमालय आप बताओ जरा, सोचो, वेस्टर्न हिमालय ज्यादा वाइडर हैं या ईस्टर्न हिमालय वाइडर है? कंफ्यूजन, है ना। आप बताओ कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल कोस्ट, अरे सर आप मतलब की चीज पे क्यों नहीं आ रहे हो, आप ये क्यों अनाप शनाप चीजें बता रहे हो? सुन लो, कभी कुछ काम आ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया का वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ या ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ कौन सा ब्रॉडर है, तो सिमिलर लुकिंग जहां चीजें आती, कंफ्यूजन आता है। इन द सेम मैनर देर आर important chapters in modern history as well. One among them is gray area of these कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि यूपीएससी में देखो जनरली क्या पूछा जाता है। कुछ एक्ट्स हैं, मॉडर्न इंडिया में एक्ट्स हैं, जैसे कि 1919 एक्ट, है ना, 1909 एक्ट, 1813 एक्ट, 1833 एक्ट। चलो, इन चारों में से मुझे बताओ कि कौन सा एक एक्ट से ऐसा बोला गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अरे सर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, हमें फंसा रहे हो, उसका आंसर तो ये है ना। ठीक है भाई, चला, ये बताओ कि ऐसे एक्ट का नाम बताओ जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया था। बताओ। ठीक है, ऐसा एक्ट बताओ जिससे कि बाई कैमरलिज्म आया था एट प्रोविंशियल लेवल। बताओ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं प्रोविंशियल लेवल पूछ रहा हूं। ऐसा एक्ट बताओ जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में डुअल गवर्नेंस का सिस्टम आया था। सर, पिट्स इंडिया एक्ट होता है, अब मैं क्यों पूछ रहा हूँ सिंपल सिंपल चीजें? अभी मैं इसमें कठिन कर दूंगा ना, तो वो सिंपल से -2.66 मार्क्स आपके एग्जाम में चले जाते हैं, जो आपके +2 इजिली हो सकते थे 10 सेकेंड्स में। ऐसे लाइव एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिन लोगों ने गलतियां करी हैं, कंफ्यूज होता था कि 1919 में या 1813 में या 1833 में। तो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं आगे के 1 घंटे, 1 आवर आप मेरे साथ रहिए। ठीक है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का, कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए इस सेक्शन से, आप हमें बताना। सिली मिस्टेक भले ही कर दोगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वो प्रूवन टेक्निक है, मेरा आज तक ऐसा इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और ये हर बार मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री से, इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, और कोई भी एग्जाम ले लो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है चलो, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आज तक यूपीएससी में आए हैं। मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आते हैं, फिर हम देखो 10-10 सेकंड में कैसे करेंगे क्वेश्चन। 23 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1935 एक्ट के बारे में पूछा गया कि ये दो स्टेटमेंट दिए गए, क्या है कि इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इट अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, फिर एक यहाँ पे ग्रे एरिया दिख रहा है, 1919 में भी ऐसा कुछ डायरकी एंड हुआ था। ठीक है, जाहिर सी बात है, मार दोगे आंसर समझ में आया। 22 में क्वेश्चन आया, 1858 में आया
ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था इंडिया से, पावर ब्रिटिश क्राउन को, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये 1892 का काउंसिल एक्ट क्यों है? अब काउंसिल एक्ट क्या होता है, चार्टर एक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन है सर, ठीक है। तो एक बार में अगर आपने ये सिलेबस खत्म कर दिया ना, कहाँ कहाँ से, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ, उन सबकी मैंने निकाल के कंटेंट एक जगह लिख दिया विद ट्रिक्स। तो अगर आपको ये पता चल गया ना, कभी नहीं 2 नंबर तो आप सिक्योर करके जाओगे, अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर सिक्योर करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1892 का एक्ट में का क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये, why this important this act is so important that it has relevance in modern Indian history। देखो ये सब लिखा हुआ है, अब इनमें बताओ क्या क्या रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन आना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ये तो पता है, चलो ये तो 1909 का एक्ट है, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म है ना, इट अलाउड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, चलो हमें नहीं पता, हो सकता हो नहीं। इट इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो ऐसा आ रहा है कि 1935 एक्ट से हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट है ना। इट प्रोवाइडेड अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये तो 1935 से एक्ट से आया था। तो बचा क्या बी, आपको चुटकियों पे सब मैं रटवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप क्वेश्चन देख सकते हो, पीडीएफ में भी आप डंप कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत सारे एक्ट आए हैं, इन एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो लगभग हमने 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं पर्टिकुलर एक्ट से, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। 2 मिनट सुन लो मेरी कहानी, है ना, कि हो सकता है 2 मिनट से आपके 2 नंबर बच जाए। और ये चार्टर एक्ट 1833, 1883 इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रॉलेट एक्ट 1919 और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ऐसे मैंने एक बार सैंपल क्वेश्चन डाले, वो सैंपल क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब शुरुआत करते हैं कि दिस चैप्टर की यूनिट 9 की, बाकी का तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर मैं अलग से थोड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है ये चैप्टर यूट्यूब पे भी डाला जाए, तो आप देखना है इसको। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब कैसे चीजें हुई, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपको हर चीज को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हिस्ट्री क्या कहती है, देखो हिस्ट्री ये कहती है कि अभी तक की कहानी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्यों हो रहे थे। हमें पता है कि 1765 में इंडिया में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो थोड़ा थोड़ा रूलिंग बॉडी होने लगती है ट्रेडिंग वन से। 1765 में हम एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं, नवाब ऑफ जो जो बंगाल ऑल के और मुगल एम्पर से हमने आपको बताया था दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो कंपनी रूल चलता है 1773 से 1858, इसको बोला जाता है कंपनी रूल। ध्यान से सुनना, 1 घंटे में आपका 2 नंबर में सिक्योर करा रहा हूं गारंटी से। तो ये क्या था, 1773 टू 1858 तक कंपनी रूल बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1858 टू 1947, इसको क्राउन रूल बोलते हैं। क्राउन रूल, क्राउन रूल का मतलब है जो ब्रिटिश का क्राउन था वो डायरेक्टली रूल कर रहा है। इससे पहले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो रूल कर रही थी अपनी, एज ए प्राइवेट कंपनी आई थी, भेजी इन्होंने थी, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसके दौरान भी कुछ एक्ट्स आते हैं और इनके दौरान भी कुछ एक्ट्स आते हैं, वो हमें सब पढ़ने हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है 1773 से कंपनी रूल, क्यों, क्योंकि 1665 में जब ब्रिटिशर्स को कुछ पावर्स मिल गई, कुछ इनको टेरिटरीज मिल गई, तो इन्होंने एक इलाहाबाद की संधि करते हैं, इलाहाबाद ट्रीटी, दैट इज सो कॉल्ड इलाहाबाद ट्रीटी विद इंडियंस एंड वो नवाब ऑफ बंगाल और ये नवाब और अवध और मुगल एम्परर, इन सबसे करते हैं, और इनसे इनको कुछ मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब ये समझो अभी कि टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी उसे बोलते हैं रेवेन्यू राइट्स, ठीक है। अभी रेवेन्यू राइट्स बोलते हैं तो रूल करना शुरू कर देते हैं कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। तो ऐसे ऐसे 10 साल तक, लगभग 1773 तक, कितने हो गए, 8 साल के आसपास हो गए, 8 ईयर्स तक ये लोग रूल करते हैं। दे लूट द इंडियंस, है ना, बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, करप्शन होता है। तो ये करप्शन की जब आवाजें कंपनी तक पहुंचती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सरकार तक पहुंचती है, तो फिर वो वहां से रेगुलेट करना इनको शुरू करते हैं। तो 1773 में एक वहां से एक्ट भेजते हैं जिनको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब यहां से शुरू होती है कहानी, चलो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 तो 1858 तक देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट्स वो मिल गए थे, ठीक है। ये सब हमने चीजें देख ली, अभी थोड़ी देर के बाद अभी इतना ये भी समझो, ठीक है। नॉर्मल चीजें आने लगी थी। अब ये 7 ईयर्स तक ये लोग 65 टू 72 क्या करते हैं कि यहां पे ये लोग रैम्पेट करप्शन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में।
प्राइवेट ट्रेडिंग करते हैं, जबकि आए थे इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। क्यों? क्योंकि अपने आप को इनरिच करने के लिए एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री करते हैं, किसानों का ऑपरेशन करते हैं। कंपनी बैंकरप्सी हो जाती है तो अंग्रेजों को लगता है ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना, लेकिन सर्वेंट्स वर फ्लोरिशिंग, इनको तो पैसा आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पे पैसा तो आ रहा है, लेकिन कंपनी डूब रही है। सो व्हाई नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी, बिकॉज यहाँ से बहुत कंप्लेन्स जा रही थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे इंडिया में गलत काम कर रही है, आप लोग इनको संभालो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अब हमें यहाँ पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करने का मीन्स रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट करने के लिए वहां से उन्होंने अब एक लॉ बनाना भेजना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। तो पहला एक एक्ट आता है उसको रेगुलेट करने के लिए आता है, उसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फ्रॉम हियर वी विल स्टडी ऑल दीज एक्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट रखना है आपको कि सबसे पहले जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको सुनते जाना, ठीक है। देखो अब यहां से मेरी कहानी शुरू होती है, मैं को बता रहा हूँ। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए देखो ये 73 लिखा है और 84, मतलब कि ये 1773 होगा और 1784, यहाँ पे दो एक्ट्स आते हैं। तो याद रखना एक 73 में आएगा, एक 84 में आएगा। इसके बाद क्या आता है, बाद में वो लोग 19th सेंचुरी में जाते हैं, तो फिर 1813 और 1833 और 1853 में वो बोलते हैं कि हम कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अब अपने मन से एक्ट नहीं लाएंगे, अब हम हर 20 साल में, इन एवरी 20 years वी विल बी सेंडिंग एक्ट जो कंपनी को रेगुलेट करेगी, है ना। तो ये क्या होगा 1830। अब इनको बोला गया हम एक चार्टर भेजेंगे, कंपनी के लिए एक चार्टर भेजेंगे, समझ में आ रहा है ना। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद वो देखो 61 में फिर बोलते हैं कि अब हम अपने मन से काउंसिल एक्ट भेजेंगे, मतलब चार्टर एक्ट की कहानी बंद हो गई। तो इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं था, बट दिस सेड कि हम अलग हिसाब से 20-20 साल में अपने मन से जैसे जैसे एक्ट्स भेजेंगे, जिसको काउंसिल एक्ट बोला गया। तो ये कहाँ से आया, 1861 में, 1892 और फिर 1909, उसके 10 साल बाद ये सब हमने कहानी आपको पहले बताई है। तो ये 3 चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट थे जो हम पढ़ेंगे। और फिर बोलते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजे जाएंगे। वो क्या क्या होते हैं, 1919, 1935 और 1947। इनसे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो पहला पढ़ते हैं 1773। ट्रिक्स मैंने आपको बोला था बताऊंगा, तो उनको ध्यान रखना, ठीक है। कहानी सुनो, देखो 1773 एक्ट का मतलब जैसे ही बोला जाए तो याद रखना चाहिए कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। नहीं भी याद आए तो ऐसे याद रखो। इसका जो टेक्निक है आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं पहले तो, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये था। उसने क्या किया, गैस का रेगुलेटर आपने देखा, स्टोव गैस रेगुलेटर, तो उसने रेगुलेटर मंगाया कैसे, कैश ऑन डिलीवरी से, और वो खराब हो गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच गया कि इन्होंने हमें गलत रेगुलेटर दिया। बस इतना याद रखो कि गवर्नर जनरल ने रेगुलेटर मंगाया सीओडी से और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्यों, क्योंकि वो खराब हो गया था। बस इतना याद रख लो। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई टेक्निक बताऊंगा, दैट इज द ओनली वे जिससे आप सोचो कि नहीं नहीं यार क्या फालतू की चीजें हैं, आप खुद से ट्राई कर लो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डोंट रीड दीज थिंग्स, वरना ये 10-15 एक्ट दिमाग में ऐसे नहीं आएंगे विदाउट ट्रिक्स के, ठीक है। बहुत टेस्टेड फॉर्मूला है, हमने बहुत ट्राई किया है। तो 1773 जैसे याद है आपको स्टार्ट में आना चाहिए, हाँ स्टार्टिंग वाला एक्ट है, ठीक है। अब उसका ही लाइन ये थी कि गवर्नर जनरल, ठीक है, रेगुलेटर सीओडी से मंगाया था उसने ऐसा रेगुलेटर, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब देखो कहानी क्या है, हमें पता है कि रेगुलेट करने के लिए आया था। तो उन्होंने बोला कि ये जो बंगाल, अंग्रेजों ने बोला बंगाल, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 जगह रैम्पेड करप्शन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट भेजा, उसके तहत बोला कि जो बॉम्बे, जो कलकत्ता का है गवर्नर, इन सब में गवर्नर हुआ करते थे गवर्नर, इन्होंने बोला ये जो गवर्नर्स हैं कलकत्ता वाला, क्योंकि बंगाल में ही सबसे ज्यादा सही चीजें रखनी थी उन्हें, तो ये आज से गवर्नर नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये बंगाल, जो बॉम्बे और जो मद्रास वाले लोग हैं, ये अभी भी गवर्नर हैं, एंड दे विल रिपोर्ट टू दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिकॉज दिस इज नॉट गवर्नर ऑफ बंगाल, दिस इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इससे बनाया गया, कीवर्ड्स याद रखना। क्यों, रेगुलेटर का मतलब क्या है, रेगुलेट करने के लिए सब कुछ, ठीक है। सीओडी का मतलब ये है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, इसका मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है, न्यू बॉडी दैट इज सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गॉट एस्टैब्लिश्ड थ्रू दिस एक्ट, in which in which body, that body was still ईस्ट इंडिया कंपनी, बट एक नई बॉडी उसमें बनाएगी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो आएगी। और एक इसी एक्ट से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बनाया गया था। ये अभी कहानी सुनते जाओ, हम लिख के भी आपको लिखा हुआ जहां दिखाएंगे। और इसमें क्या प्रोविजन थे, बोला कि जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लोकल लोग हो, जो आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अंग्रेजों के नाम पे, आप कोई नेटिव से गिफ्ट वगैरह नहीं लोगे एज ए फॉर्म ऑफ करप्शन, आप कोई प्राइवेट ट्रेड भी नहीं करोगे। ईआईसी से बोला गया आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, रेगुलेट हो रहा है। तो सिस्टम क्या एक तरीके से बन गया कि देखो नई बॉडी आई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिशर्स ने भेजी, इसका क्या काम कहा हो गया कि एक गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होगा उसको थोड़ी प्रायोरिटी दे दी कि बाकी गवर्नर से, है ना, उसको बोला गया कि आप हमें रिपोर्ट करोगे, ठीक है, और ये हम कंपनी चलाएंगे ईआईसी, इसके थ्रू चलेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये बॉडी जो होगी वो रिपोर्ट करेगी इंग्लैंड में। समझ में आ रहा है, ये बॉडी इंग्लैंड में रिपोर्ट करेगी क्या, कि कैसे कैसे कंपनी यहां पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये इनको सुपरवाइज करेगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को। बात समझ में आ रही है। अब ये चार्ट आप अपना बना लो इतना, ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको जरूरी है, ठीक है, ये लिखना, ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है, अब इसके बारे में जरा हम पढ़ते हैं, जो जो भी मैंने आपको बताया वो जरा हम देखते हैं, ठीक है। इतनी कहानी बस जो मैंने बोली याद रखना। रेगुलेटिंग एट 1773, रेगुलेट करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फील्ड्स, इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, आप दिमाग में बस ये याद रखना कि जीजीबी रेगुलेटर सीओडी से मंगाया था, खराब निकालेगा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बस इतना याद रखना। द डायरेक्टर्स बुलाए गए, द डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड दिस, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी बुलाई गई। अब ये डायरेक्टर सब कुछ देखेंगे और ब्रिटिश कैबिनेट को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और ये इनको दे दिया गया था राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कि राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। बंगाल में क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नर जनरल एंड अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स। तो क्या होता, तो ये जीजीबी है, ये बना दिया गया था बंगाल का, उसको 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई, एक तरीके से कैबिनेट टाइप का दिया गया कि आप इनको हेल्प करोगे। वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहला ऐसा गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, भाई क्यों बनाया गया, क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन हो रहा था, इतने ज्यादा बंगाल में केसेस आ गए थे करप्शन के, तो कोई ना कोई तो जुरिस्डिक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल विद ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, खुद से भी देख सकती है, ठीक है। अब क्या था, द गवर्नर जनरल कुड एक्सरसाइज सम पावर्स ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। हमने बताया कि बंगाल में जो कलकत्ता या बंगाल बोलो, इसको बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। द होल स्कीम वाज बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। इसमें एक अमेंडमेंट 1781 में भेज दिया जाता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज डिफाइंड विद इन कलकत्ता, ठीक है। तो याद रखना कि जो जो रेड से हाईलाइटेड है तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट वाज लिमिटेड टू कलकत्ता ओनली, है ना, याद रखना, ऑल ओवर इंडिया कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया गया था। द सर्वेंट्स, और इसी एक्ट से बोला गया द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर इम्यून, मतलब कि गवर्नमेंट के सिस्टम पे आप ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते हो, उनको इम्यूनिटी दे दी, ठीक है, एज दे डिड एनीथिंग वाइल डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी देते हैं, वैसे उनको दे दिया कि आप गलत करो तो आपको इम्यूनिटी है। सोशल एंड रिलीजियस यूजेस ऑफ सब्जेक्ट्स वर टू बी ऑनर्ड, कोई बात नहीं, बड़ी खास बात नहीं है। जितनी भी चीजें बताई हैं उनका सार यही है। जीजीबी रेगुलेटिंग एक्ट इसी को ही बोला जाता है, ठीक है, सीओडी से आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और 1781 में उसका बोला गया कि आप केवल कलकत्ता में लिमिटेड हो। नाउ नेक्स्ट एक्ट, सुनते जाना एग्जाम में कैसे कैसे चीजें आती हैं, धीरे धीरे स्लोली बढ़ते हैं। अगले एक्ट की कहानी सुनो, ये आपने लिख लिया सब कुछ। नेक्स्ट एक्ट की कहानी सुनो, उसके 10 साल बाद लगभग 1784 में एक और एक्ट आता है, ठीक है। वहां तक तो वॉरेन हेस्टिंग था, अब ये कॉर्नवालिस के आसपास टाइम पे फिर से कोई एक्ट आएगा। इसके कीवर्ड्स क्या है, रट्टा मारो योजना, अभी रट लो, देखो फिर क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। इसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका कीवर्ड्स क्या है, पिट्स, पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, बस एक सेंटेंस याद रखो, सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनना। पिट का मतलब है, याद रखना, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और एक्चुअली पिट, पिट मींस पिटाई भी तो होता ना, तो बस इतना याद रखो कि पुरानी जो बॉडी आई थी सीओडी, वो पिट गई थी, पिट गई थी मींस आउटडेटेड हो गई थी, है ना, पिट जाना बोलते हैं कि अरे ये तो पिट गया मॉडल, ठीक है, नया मॉडल आ गया आईफोन का, राइट। तो क्यों पिट्स बोला जाता है, बस ऐसे सोच लो कि इसको इसलिए बोला था कि पुरानी बॉडी पिट गई थी, तो नया
नया बॉडी आएगी, उसका नाम था बीओसी। पहली वाली बॉडी का नाम सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब इसका नाम है बीओसी। जनरली लोग यहीं पे भी कंफ्यूज होते थे, बीओसी सीओसी आए किससे थे, सीओडी। तो सीओडी पहले आया था, याद रखो। लोग जनरली बीओसी उसमें बोल देंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहां से आया, नो। अरे छोटी सी चीजें लोग गलत कर देते हैं, मानो मेरी बात। तो ये बीओसी यहां से आएगा, ठीक है। बी सेकंड नंबर पे बी वाला याद रखो, बीओसी आएगा, सी वाला पहले आता था, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ अब एक बीओसी भी भेज दी गई, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो पिट गई थी, ऐसे समझो। एक नई बॉडी लाएगी बीओसी, पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, ऐसे रट्टा मारो, ठीक है। पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट। अब इन कीवर्ड से हम एक फीचर्स निकालेंगे, कैसे। पिट से मैंने क्या निकाल दिया कि इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और इससे पिट पिट मींस पिट गई थी पुरानी वाली बॉडी, इसलिए नई बॉडी आई बीओसी। याद रखो। अभी आपको वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद यही एग्जाम में काम करेगा। अरे पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, अरे डुअल डुअल थे तो अरे याद आ गया कि पिट बीओसी डुअल टेरिटरी में आ रहा था, मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट में ये हो रहा था। करके बताते हैं, रुको। तो बीओसी का काम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, कि रेवेन्यू और मिलिट्री के जो फंक्शंस हैं, जो कंपनी संभाल रही थी, ठीक है, तो अब ये संभालेगी। मतलब कि पहले क्या था, जो अर्लियर सीओडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, वो सारा संभालती थी कि रेवेन्यू भी हम देख रहे हैं, मिलिट्री भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल भी देख रहे हैं। पॉलिटिकल मींस लोकल के रूलर से कैसे डील करना है। अब उन्होंने बोला कि इस एक्ट के थ्रू हम नई बॉडी बोल रहे हैं, वो कंट्रोल ऐसे करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का उनका काम यही होगा कि आप केवल डायरेक्ट करो पॉलिटिकल अफेयर्स, आप केवल और केवल पॉलिटिकल अफेयर्स डील करो। बाकी के जो रेवेन्यू और पैसों का मामला, मिलिट्री का मामला, भी ये नई बॉडी है बीओसी, वो डील करेगी। तो मतलब कि बंटवारा कर दिया इन्होंने कि रेवेन्यू और मिलिट्री फंक्शंस और एक पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि दो टाइप की गवर्नेंस हो रही, एक रेवेन्यू गवर्नेंस और मिलिट्री गवर्नेंस, जो भी मैटर्स हैं वो डील कर रहा है एक नई बॉडी जिसका नाम था बीओसी, एंड द अर्लियर बॉडी वाज डीलिंग ओनली नाउ पॉलिटिकल अफेयर्स ओनली। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस अर्लियर बॉडी, अब देखो इससे क्या होता है, क्या लग रहा है, डुअल गवर्नेंस इन कंपनी आ गया, है ना। तो पुट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, तो उसमें डुअल से आपको कल को अगर क्वेश्चन आता है कि थ्रू विच एक्ट अ न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल गॉट एस्टैब्लिश्ड और वाज एस्टैब्लिश्ड इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ ईआईसी, आप बोलोगे क्या, यही पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। आपको ऐसा आएगा, हाँ यार पुरानी बॉडी पिट गई थी इसीलिए नई बॉडी आई, पिट बीओसी, अच्छा पिट वाले में पिट गई थी तो पिट्स इंडिया एक्ट, एकदम से आ जाएगा टिप्स पे। डुअल, कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि डुअल गवर्नेंस कंपनी में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी में आई डुअल गवर्नेंस। आप कहोगे 1784 से आया था, 1813 से, किससे आया था, अरे सीधे पिट बीओसी डुअल, अरे पिट वाले में तो आ रहा है डुअल, ठीक है, डुअल गवर्नेंस इससे आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, खत्म। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्या, इस कीवर्ड से क्या निकालोगे आप नॉलेज, कि पहली बार ये हुआ, पिटने का काम कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी पिटाई करने का मन कर रहा है। कह रहे थे कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश जो जो इंडियन में जो टेरिटरी है ईआईसी की, दे आर एक्चुअली ब्रिटिश टेरिटरीज। इनको थप्पड़ मारने का मन नहीं कर रहा है कि पिटाई कर दूं इनकी, इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश टेरी कर रहे थे, तो इनका पिटाई करने का मन करता है। ऐसे काम करो, टेरिटरी मींस ब्रिटिश टेरिटरीज हैं जो ईआईसी की टेरिटरी हैं, ठीक है, तो पिटने का काम कर रहे हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखो, ये सब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज आर नथिंग बट द ब्रिटिश टेरिटरीज, ठीक है, ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज, पिटाई का काम कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना इंडियन टेरिटरीज को बोल देते हो। तो याद रखना, टेरिटरीज से ब्रिटिश टेरिटरीज को पहली बार, इंडियन टेरिटरीज जो ईआईसी के कंट्रोल में है, दे वर फर्स्ट टाइम सो कॉल्ड एज ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल और मद्रास था, हम अभी बॉम्बे एंड मद्रास था, ठीक है, उसको कलकत्ता के सबऑर्डिनेट कर दिया गया कि कलकत्ता ही इन दो प्रोविंसेस को और देखेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएगा 1784 से। कीवर्ड्स याद रखो, उनसे एक सेंटेंस बनाओ और वो सेंटेंस आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, उसका क्या था, जीजीबी रेगुलेटर सीओडी एससी। एक कहानी भी आपको थोड़ी मैंने पिक्टोरियली समझाई थी, ठीक है ना। अब चलो इसके बारे में सर हमें बताओ, तो ये आपने ज्ञान दे दिया, समझाओ भी तो, कहाँ आप प्रूव कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, सारी चीजें देखो याद आएंगी। पिट्स इंडिया आया और लार्ज मेजर ऑफ कंट्रोल लेके आया, ठीक है। कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर टर्म्ड ब्रिटिश पोसेशंस, ब्रिटिश पोसेशंस, ठीक है। जो कंपनी की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेड में यूपीएससी में साफ साफ क्वेश्चन आ चुका है, थ्रू विच इट वाज फर्स्ट टाइम सो कॉल्ड। आपको बताना 1784 में सबसे पहले बोला गया कि ब्रिटिश पोसेशन इंडिया है कंपनी की टेरिटरी, जो बताया।
बीओसी आ गया, पहले सीओडी था, बीओसी आ गया, कंसिस्टिंग ऑफ चांसलर ऑफ दिस दिस आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। वो क्या देखेगी, कंपनी की सिविल और मिलिट्री, सिविल और मिलिट्री कहां गया, एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ गया कंपनी में, ठीक है, समझ में आ गया। बॉम्बे और मद्रास को क्या बना दिया गया, सबॉर्डिनेट टू दिस गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्लियर। और जो थोड़ी थोड़ी और मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई थी वो कहां से, वो कोई ना कोई दूसरी किताब से लिखे होंगे, जो पॉइंट्स होंगे। आपको बस ये इतना याद रखना है, पिट पिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबॉर्डिनेट, क्लियर, समझ में आ गया। अगले एक्ट पे आते हैं, लगभग 10 साल बाद फिर एक एक्ट आता है 1786। देखो, हैव यू हर्ड अबाउट दिस एक्ट वर्ड 786 इन द मुस्लिम कल्चर? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी होंगे। 786 इज कंसिडर्ड सो फिनोमिनल, जो जो नंबर है, या इसको ऐसा भी सेक्रेट नंबर भी कुछ बोला जाता है, मुझे लॉजिक नहीं पता है क्या है, किसी को पता हो तो बताओ मुझे, है ना। सो क्या होता है, मैं भी जनरली जो करेंसी नोट्स होते हैं, अगर उनके नंबर के एंड में 786 आ रहा तो आई प्रेफर टू हैविंग दैट। सो व्हाट हैपेंड इज, 786 से यही याद रखना, कुछ ना कुछ तो हमें लॉजिक निकालना है कि 786 कहीं दिख गया, 1786 वाला 786, 1786 वाला एक्ट, तो हम देखेंगे इसमें 786 आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ इससे मेरे को लॉजिक याद आ रहा है। तो देखो, इसका मतलब होता है भगवान, है ना, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ईशा मसीह, कुछ भी मान लो। तो जो कॉर्नवालिस था, देखो 1785 तक कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग, याद रखो, हंसता रहता था। आपको ट्रिक्स याद आ रही है जो मैंने बताया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ये सब रटवाया है आपको। तो अब 1786 से आसपास कौन आ जाता है, 85 के आसपास, कॉर्नवालिस, कॉर्न, ठीक है। कॉर्न से याद आ रहा है, एक टेक्निक बताई थी, कॉर्न मीन्स लगभग एग्रीकल्चर होता है ना, कॉर्न, तो इसने जमींदारी सिस्टम मीन्स परमानेंट सेटलमेंट, आपको सब बताया चुका है, ठीक। तो बस इतना याद रखो, 786 से भगवान याद आया, तो कॉर्नवालिस क्या कहता है कि मैं ही भगवान हूं, ठीक है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो कहता है कि मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं, मैं ही कमांडर इन चीफ हूं, ठीक है। मैं काउंसिल, जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की आई थी कि उनको हेल्प करने के लिए, मैं उसको ओवरराइड भी कर सकता हूं, अर्थात मैं ही भगवान हूं, सब कुछ मैं करूंगा। कमांडर इन चीफ मतलब कि भाई डिफेंस का जो सबसे टॉप लीडर हुआ करता था, तो वो बोला मैं ही सब कुछ हूं अब, ठीक है। तो 786 में भगवान होता, तो कॉर्नवालिस अपने आप को यही बोल रहा था कि क्या था। कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि दिस एक्ट केम ड्यूरिंग, किसके टाइम पीरियड में आया, किसके रीन में आया, अंडर विच गवर्नर जनरल दिस दिस एक्ट केम इनटू इंडिया, ठीक है, क्लियर है। बस इसमें यही पढ़ना है आपको, सर हमें बहुत भी तो पढ़ाओ, टैक्स से पढ़ाओ। तो 786 कॉर्नवालिस ने बोला कि हमारे पास दोनों पावर रहेंगी, गवर्नर जनरल की भी रहेंगी, कमांडर इन चीफ की रहेंगी, और बोला इस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिल गई, ठीक है। कॉर्नवालिस ने काउंसिल के डिसीजन को भी ओवरराइड करने की पावर दी गई। छोटी छोटी लाइनें लिखी ना, आप लाइंस को कभी स्किप कर दोगे, बट ये क्वेश्चन आ ना, सी व्हाई दिस 786 इज हाईलाइटेड हियर, लॉजिक है कुछ, क्यों इतना ही हाईलाइट किया, पूरा 1786 क्यों नहीं किया, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मेरे को यहाँ से 786 को याद रखना है। 93, ठीक है, चार्टर एक्ट 93 में क्या होता है, कुछ खास नहीं है, बस आप इतना सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक अदालत होती थी, माल अदालत, ठीक है, माल अदालत, वो क्या करती थी, चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्यों छोड़ रहे हैं, बस इतना याद रखो 1793 में क्या हुआ कि माल, माल इज द कीवर्ड, ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है, किस टाइप का ये माल की बात कर रहा हूं मैं। सो ये माल अदालत थी, इनको एबोलिश कर दिया, क्या क्या, व्हाट डिड दे मीन बाय दिस माल अदालत कंसेप्ट। इनके पास क्या था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, मतलब कि आप ही जो पैसों का लेना देने का मैटर है वही आप भी देख रहे हो, और जो जुडिशरी है कि किसको क्या सजा देने की क्या कानून है, ये सब लीगल एडवाइसेस वो भी आप भी कर रहे हो। तो इससे क्या होता है 1793 से, ठीक है, ये चीजें अलग कर दी गई, बोला कि इनको माल अदालत को अब नहीं रखना है, हमें ये सब चीजें ये नहीं देखेंगे, क्योंकि माल अदालत की जगह अब और कुछ आएगा, बाद में बताऊंगा, कॉर्नवालिस कोड एंड ऑल वो सब आ जाता है। तो बस इतना समझो कि यहां से ये माल अदालत को एबोलिश किया गया, क्योंकि माल अदालत एक चीज हुआ करती थी जो दोनों टाइप के फंक्शन खुद ही अकेले देखा करती थी, ठीक। ईआईसी जो थी, अब देखो इसमें तो किताब में नहीं लिखा होगा, बाहर का कुछ ना कुछ पॉइंट लिखा हुआ, ईआईसी को बोला गया कि अब आप 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे, आपने बहुत कुछ लूट मचाई है यहाँ पे, ठीक है। और बोला कि आप कोई फॉरेन विजिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स वर सेंडिंग अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस ओवर दिस ईआईसी, ठीक है, धीरे धीरे उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, बिकॉज ये
थोड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था अपना, है ना। बोला कि आप कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला विदाउट लाइसेंस, आपको हम लाइसेंस देंगे इफ यू वांट टू ट्रेवल टू यूरोप, क्योंकि आप यहाँ से पैसा लेके अपने घर में पहुंचा दो जाके यूरोप में, आप तब तक नहीं जाओगे यूरोप में अनलेस अंटिल वी से सो, ठीक है। बी मीन्स यहाँ पे बिडसर्स, क्लियर है। ये हमने बता दिया। चार्टर एक्ट 1813 में आ जाओ। अब यहां से मैं जो जो बोलूं ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट आ गया। 1813 का जैसे ही आप एक्ट देखोगे, आप एक वर्ड देखोगे 13, क्योंकि 18 तो सब में कॉमन है ना, 1813, 1833, तो हम पूरा नहीं ले सकते हैं, हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेंगे अलग, यूनिक क्या है इसमें 13, 33, तो आप ऐसे लॉजिक पकड़ना जो मैं बता रहा हूँ। तो 1813 में क्या है, 13 इज द यूनिक थिंग। तो अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 13 को 13, ठीक है, 13 13 13 सुरूर, वही वाला। तो 13 से याद रखना है कि देखो इसमें क्या होता है, बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, हो गया एक्ट। 13 मोनोपोली, 13 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 13 सोवरेनिटी, ऐसे याद रखो। और 13 मोनोपोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवरेनिटी, देखो सबके एंड में वाई वाई आ रहा है, वाई, मोनोपोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवरेनिटी, ठीक है। और एक क्या है फिर आएगा, रिवीजन, क्रिश्चियन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अन अन आ रहा है, ओ एन ओ एन एन, ठीक है। तो ये वाई 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 और ये एन एन एन, ऐसे याद रखो कि 13 मोनोपोली, 13 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 13 सोवरेनिटी और रिवीजन क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिवीजन क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन या आरसीसी, ऐसे याद रख लो कुछ भी, हो गया एक्ट खत्म। सुनो 13 13 13 सुरूर से बात करते हैं कि देखो 13 है तो 13 से सीधे याद रखो कि 13 मोनोपोली, मतलब कि आज से ईआईसी, बिटसर्स ला रहे थे एक्ट, ईआईसी को बोलते हैं कि भाई सुनो, आज से आपका 13 मोनोपोली खत्म, कि जो इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो ना अकेले, कि और कोई ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी हम अपनी तरफ से नहीं भेज रहे, नाउ इट इज ओवर, आपका जो ट्रेड है विद इंडिया, दिस इज नाउ ओवर, मींस तेरा मोनोपोली ओवर ट्रेड, मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया इज गॉन। तेरा मोनोपोली, तेरा मोनोपोली, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ तेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अब 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करोगे, आपने जो लूट मचाई यहाँ पे, आपका एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे इंडिया पे पर एनम एजुकेशन पे, तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा सोवरेनिटी। अब देखो मतलब कि तेरा सोवरेनिटी नहीं, मतलब कि सोवरेनिटी है, ये बोला गया कि जो भी आपकी ईआईसी की टेरिटरीज हैं एक्चुअली वो सोवरेन ब्रिटिश पोजीशन है, बट डू यू रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज सो कॉल्ड दैट ऑल द टेरिटरीज occupied by the EIC in India are nothing but the territories of British, ठीक है, ब्रिटिशर्स की ओवरसीज टेरिटरीज है, ये बोला गया था। तब किससे कैसा बोला था, थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, पिटाई करने का, तो पिट्स इंडिया, पिट्स डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, ऐसे करके कुछ याद आ रहा है ना, पिट्स याद आ रहा है। तो अगर फर्स्ट टाइम बोला जाए तो वहां पे बोलोगे पिट्स इंडिया से बोला, लेकिन अभी यहां पे बोला गया कि सोवरेनिटी है। सोवरेन मतलब ये होता है कि हम ही सब डिसाइड करेंगे, और ज्यादा क्या मतलब कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन दे दिया था इन्होंने, बस याद रखना। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी है, कि मतलब कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि दीज आर द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, लेकिन पहली बार ऐसी बात कब बोली थी उन्होंने, पिट्स में बोली थी, ठीक है। अब ये रिवीजन क्रिश्चियन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बोल दिया कि दीज आर द सॉवरेन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है, सॉवरेन टेरिटरीज एक्चुअली सॉवरेन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब रिवीजन क्रिश्चियन का मतलब क्या है सुनते हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि जो बॉम्बे और मद्रास थी, ये यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी, और कैलकाटा थी, तो इनको तो हमेशा सबॉर्डिनेट रखा जाता था कि आप नीचे को, मेन ये कैलकाटा है। तो इनका क्या था कि इनको लॉ बनाने की पावर तो थी, लेकिन वट एवर लॉज दे आर मेकिंग, दे कैन बी रिवाइज्ड बाय दिस कैलकाटा, या गवर्नर जनरल किसी से, या ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको रिवाइज कर सकती थी। तो इनके पास लॉ बनाने की पावर तो थी, बॉम्बे और मद्रास असेंबलीज के पास, मतलब पार्लियामेंट होगी छोटी छोटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बट दीज लॉज कैन बी रिवाइज्ड बाय गवर्नर जनरल एंड ऑल दीज थिंग्स, हायर अथॉरिटी से, ठीक है। तो एक रिवीजन की बात आई। और एक क्रिश्चियन मींस कि अब यूरोपियंस ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूरोपियन जो क्रिश्चियंस हैं उनको परमिट दे दिया, आप कितने भी लोग इंडिया में जाके रह सकते हो, तो क्रिश्चियंस को अलाउ कर दिया, मतलब कि इमिग्रेंट्स आप कोई रोक नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडियन को, इन इंडिया को, ठीक है, जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का मींस जो ईआईसी की कंपनी की टेरिटरीज है। खत्म ये एक्ट, खत्म। कल को क्वेश्चन आता है कि
किस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कि जो ईआईसी की टेरिटरीज हैं आर नथिंग बट सॉवरेन ब्रिटिश पोजेशंस? तो आपको बोलना पड़ेगा 13 सोवरेनिटी, ठीक है 13। किस एक्ट के थ्रू बोला गया कि आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिट जो ट्रेड की मोनोपोली विद इंडिया है वो खत्म की जाती है? 13 मोनोपोली। मोनोपोली इज द कीवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कीवर्ड। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाता हूं। चलो अप्सरा में उससे भी तो पढ़ाओ ना आप, एक्ट से 13 1813 13। इन इंग्लैंड द ब्रिटिश इंटरेस्ट वर प्रेसिंग फॉर एन एंड टू द, वहां की कंपनीज और बोल रहे थे कि हमें भी इंडिया में बिजनेस करना है, तो कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, ये बोला जा रहा था। ठीक है, तो लाइसेंस फेयर का मतलब यही होता है, आपने पढ़ा होगा ना एडम स्मिथ एंड ऑल। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ज्यादा अभी इसमें नहीं घुसते। तो कंपनी की मोनोपोली, देखो मोनोपोली हाईलाइटेड है ना यहाँ, मोनोपोली गोले में बना है। तो द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड थ्रू दिस एक्ट, मोनोपोली। ठीक है, और लेकिन बोला गया कि चलो ठीक है, आपको अगर कंपनी को मोनोपोली थोड़ा रखनी है, आपको ट्रेड करना है, तो चाइना के साथ आपको ट्रेड और चाय का ट्रेड, ठीक है, चाचा का ट्रेड, चाचा का ट्रेड में चाइना और चाय का ट्रेड है ना, यू कैन कीप विद यू, है ना। सो ये बोला गया, तो कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई, लेकिन थोड़ी सी ये रखी कि चाइना और चाय का ट्रेड आप कर सकते हो। नाउ अगला पॉइंट क्या है, सोवर्निटी। सोवर्निटी का क्या मतलब, मैंने आपको बताया, रेड से हाइलाइटेड, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, सीडीएस सीएपीएफ सब में। द कंपनी वॉज टू रिटेन द पोजेशन फॉर टेरिटरीज एंड द रेवेन्यू फॉर 20 ईयर्स मोर। बोला गया कि ठीक है ईआईसी आप अपना 20 साल के लिए टेरिटरीज का पोजेशन रख लो, रेवेन्यू उसका लेते रहो, विदाउट प्रिजुडिस टू द सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन। आप ऐसा नहीं कि आपकी आप ऐसा मान लो कि सोवरेनिटी क्राउन की नहीं है, वो क्राउन की सोवरेन है, स्टेटस है। Thus, the constitutional position of the British territories in India were defined explicitly for the first time. समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तेरा मोनोपोली, तेरा सोवरेनिटी, तेरा तेरा मोनोपोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवरेनिटी, तेरा रिवीजन, मैं बिना देखे बोला तेरा रिवीजन, क्रिश्चियन और कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ये तो था। 1 लाख रुपए की तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आ रहा, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एजुकेशन दो इंडिया नेटिव्स को, लिटरेचर पे खर्चा करो। कॉन्स्टिट्यूशन बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दिया ब्रिटिश टेरिटरीज को इस बार एक्सप्लिसिटली फर्स्ट टाइम, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फर्स्ट टाइम, और ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वो पिट से बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं यूपीएससी में। ठीक है, और ये तो नॉर्मल पॉइंट है, आप पढ़ ही सकते हो। क्रिश्चियन मतलब कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर आल्सो परमिटेड टू कम इन इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन, रोका नहीं गया। खत्म, खत्म, इतने वर्ड्स याद रखो, 6 वर्ड्स याद रखो, खत्म हो गया। गारंटी से लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे को बोल देना आके, ठीक है, बोलना आके, एक एक चॉकलेट खिलाऊंगा तुम लोगों से दूसरों को। चलो नाउ अगेन 1833, अगेन सर आप इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकाल के लाओगे, ठीक है बताते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आगे, पहले लॉजिक सुनो, कहानी सुनो। 1833 में क्या दिख रहा है आपको, क्या यूनिक दिख रहा है? 18 तो यार 1813 में भी कॉमन आ रहा था, 1853 में भी कॉमन आएगा। ठीक है, ये क्या चल रहे हैं आपके, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट सर क्या होता है, देखो ये आपको बताए थे, 20-20 साल में चार्टर एक्ट आएंगे, फिर ये काउंसिल एक्ट आते हैं, फिर गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। ठीक है, 2 रेगुलेशन वाले एक्ट आते हैं, इतने ही एक्ट आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ही देखो यहाँ तक पहुंच गए, 33 वाला चार्टर एक्ट, इसके बाद 53 का चार्टर एक्ट आएगा। सुनो 33 का चार्टर एक्ट की बात कर रहे हो सुनो क्या कॉमन लग रहा है 33 में, 33 एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो बस एक जैसा दिख रहा है तो उसी आदमी को दूसरा आदमी बना दिया गया था। 23 या 24 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया यूपीएससी में, कटाकट 2 नंबर का है, 23 में आई थिंक आया यूपीएससी की 23 में, कि किससे ये चीज बोली गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, याद आ रहा है किससे बनाया गया था पहली बार, 1773 एक्ट से बनाया था ना, हेस्टिंग को। तो बोला गया कि आप ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, आप ऐसा है कि आप पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल हम आपको बना रहे, भले ही आप बंगाल को रूल कर रहे हो, अब आप सब जगह संभालो काम ब्रिटिशर्स का। तो इट वॉज दैट एक्ट जहां पे 3 जो था वो 3 हो गया। तो ये यहाँ पे याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक से कुछ याद आ रहा, बेंटी बचाओ, बेंटी बचाओ, बेटी बचाओ मीन्स लड़कियों को बचाओ, मीन्स इसने सती को हटवाया था। कब हटवाया था, 1829 में, है ना, 1856 में डलहौजी के टाइम पे विडो रीमैरिज को शुरुआत हुई थी। ये लिंकेजेस बनाओगे आप, खटाखट सारे क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, सो ये पहला वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया कभी भी पूछा सकता था, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे? विलियम बेंटिक। पहला वाइसरॉय कौन आएगा? आएगा अभी लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? हेस्टिंग। समझ में आ रहा है? ये सब आपको रटना चाहिए। तो 3-3 देख के लगा तो आपको 3-3 से मेरे को कुछ निकालना है कि अच्छा ये तो विलियम बेंटिक है, उसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दो, 3 को दूसरा 3 बना दिया गया था, है ना? 3-3। लॉजिक सुनो, क्योंकि एग्जाम में आपको मेरी आवाजें याद आएंगी कैसे, जब इस वर्ड पे आप फोकस करोगे 1833 को। तो देखो, तो सबसे पहले गवर्नर वर्ड लिखा है, तो सबसे आप समझ में आ जाना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ सो कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इससे याद रखना, देखो एक कहानी सुनो, मैं आपको कहानी बताता हूँ। अगेन वियर्ड लगेगी, आप लोग इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में फिर वही यही 2-3 बार करोगे आपको इसी से ही क्लिक करेगा, रट जाएगा। कहानी ये थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, तो वो गवर्नर गवर्नर चाइना गया, चाइना में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए चाइना गया, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, तो इमिग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब समझते हो? जैसे कोई एक कंट्री है, इमिग्रेशन ही होता है इन करना, इमिग्रेट होना, ठीक है? तो एमिग्रेशन मीन्स एग्जिट करना, एमिग्रेशन, ठीक है? तो इमिग्रेशन मीन्स इसमें कोई आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है चाइना में गया तो एमिग्रेट हुआ ना। सो नाउ चाइना में गवर्नर जनरल गया एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो वहां पे इमिग्रेट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे पहुंचा तो उसने वहां पे देखा लॉ, बहुत कड़े लॉ हैं और टफ लॉज हैं, तो इस लॉ के तहत इसको स्लेव बना लिया गया। इतनी कहानी याद रखो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, देखो कराता हूं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जैसे ही बन गया, तो इसने कहा मैं चाइना जाऊंगा, चाइना गया। चाइना गया, क्यों गया? एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट में के लिए चाइना में रहने लगा, तो इसको इमिग्रेट, ये कुछ हुआ नहीं था, ठीक है? ये इस कहानी के पात्रों घटनाएं सारी काल्पनिक है ना? सो सुनो, व्हेन ही रीचेस चाइना, तो ये उसने देखा कि मैं तो इमिग्रेट इमिग्रेट हुआ गया चाइना में, चाइना में इमिग्रेट हो गया, तो कहता है कि वहां पे एक लॉ देखा उसने, लॉ कि यहाँ पे बहुत सख्त लॉ है, लॉ के तहत क्या, लॉ जैसे ही देखा तो उसको स्लेव बना लिया गया कि तुम यहाँ पे अब बैठ जाओ, ठीक है? तुम कोई भी गवर्नर जनरल बने रहो, तुम यहाँ पे अब बैठ जाओ, बिकॉज नाउ यू आर अ स्लेव। क्लियर है? ये सब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये कहानी है बस। अब इससे आपको ये पूरा सेंटेंस याद आ गया। अब सेंटेंस से आपने जब पूरा सेंटेंस एग्जाम में लिख लिया या कहीं भी लिख लिया, आपको मैं अभी मेंस का क्वेश्चन 2 मिनट में करवा दूं, पूरे लिख जाओगे। एक अगर आपने ये लाइन याद रख ली, ये सारे वर्ड्स, 5 वर्ड्स, आपका एक्ट खत्म। अभी चलो मेरे को बोल के दिखाओ, पिट्स इंडिया एक्ट का बोलो। पिट्स डुअल टेरिटरी सबॉर्डिनेट, ठीक है? 33 का बोलो, अरे 33 पढ़ना है। 13 का बोलो, 1813 का, 13 मोनोपोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोवरेंटी, रिवीजन क्रिश्चियन, और एक और बचता है रिवीजन क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन, आरसीसी। ये ग्राफिकल इमेज आपको याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सो सिमिलरली गारंटी से एक दिन लगेगा ये सारे एक्सीडेंट। चलो, तो ये कहानी याद आ गई। देखो चाइना, चाइना से कीवर्ड से क्या याद आएगा कि देखो हमने थोड़ी देर पहले 1813 में बताया था, तेरा मोनोपोली खत्म, लेकिन चाइना और टी का ट्रेड आप कर सकते हो। तो चाइना के साथ और टी का ट्रेड जो आपको करना था, चाइना का ट्रेड और टी चाय का ट्रेड, चाय का ट्रेड मतलब इंडिया पाकिस्तान कहीं भी करो आप, ठीक है? पाकिस्तान तो तब नहीं होगा, इंडिया चाइना के साथ कहीं पर। एक तो चाइना का ट्रेड और चाय का ट्रेड बोलते, चाचा का ट्रेड बचा था मोनोपोली उसकी, वो भी खत्म अब। तो चाइना और चाय के साथ की जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी खत्म। इन्होंने इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि इंडियंस के साथ हम कोई एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि इमिग्रेशन, यूरोपियंस को बुला दिया गया कि आप कितने भी यूरोपियंस आ सकते हो, जैसे क्रिश्चियंस को बुलाया तो इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स को बुलाने के लिए आप डिटेल में भी पॉइंट और देख लेना क्या है इसका मतलब। इमिग्रेशन को लाने की बात हुई थी, इमिग्रेशन वर्ड्स याद रखना। और लॉ, लॉ से आपको क्या याद आएगा कि इसके तहत बोला गया कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें लॉ संबंधी कुछ समस्या रहेंगी, तो एक एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा 1833 एक्ट के तहत, ठीक है? अभी कैसे याद रहेगा देखो, अब वो लॉ मेंबर क्या था, एक लॉर्ड मैकॉले को बोला गया कि आप रहोगे गवर्नर जनरल की। याद है? लॉर्ड मैकॉले वही तो है 1835 में इसने एजुकेशन मैकॉले मिनट्स आपको पहले पढ़ाया है मैंने। तो रिलेट करो कि लॉर्ड मैकॉले लॉ मेंबर की तरह गया था और इसने लॉ कमीशन बनवाया 1835 में, उस लॉ मेंबर ने, ठीक है? लॉ से और क्या याद आता है कि जो बॉम्बे और मद्रास थी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लॉ बनाती थी, इनकी पावर छीन ली गई इससे। बोला गया कि अब आप लॉ नहीं बनाओगे, ठीक है? अभी 61 में आएंगी वापस पावर, तो इनकी छीन ली गई पावर, ठीक है? नाउ
मतलब कि अब जो जो इनके पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी लॉ बनाने की वो हटा देंगी। और दूसरा क्या था, और बोला गया कि लॉज टू बी कोडिफाइड, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज व्हाई दिस लॉ कमीशन केम इनटू पिक्चर, करेक्ट। अगला पॉइंट बोला गया कि स्लेव मींस स्लेव जो बना लिया गया तो चाइना में गया था, तो इसका मतलब ये कीवर्ड का मतलब कि इस एक्ट के थ्रू बोला गया नाउ इन इंडिया द स्लेवरी टू बी एबॉलिस्ड, द स्लेवरी टू बी एबॉलिस्ड। ठीक है, क्लियर है। तो इन केस 1833 व्हेनेवर यू सी द वर्ड 1833, मेरे को अभी याद नहीं, मुझे रटा भी नहीं है, बट स्टिल लेट मी ट्राई की, अगर मैं क्या 1833 देखूंगा, मैं 33 देखूंगा, मतलब कि GGI बन गया था, इससे हो गया चाइना। ठीक है, चाइना गया, क्यों गया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के गया तो उसको वो हो गया इमिग्रेट, वहां पे इमिग्रेट हो गया, इसका मतलब वहां पे उसने लॉ देखा, एक लॉ से देखा, फिर उसको स्लेव बना लिया गया, खत्म। अब ये अगर मैंने एग्जाम में लिख लिया 5 वर्ड्स, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं तो इससे तो निकाल ही लूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लिया तो मैं वर्टिकली तो मैं इसको खोल दूंगा कि इसका मतलब क्या था। क्लियर है, क्लियर। अब अगला चार्टर रेट कौन सा, अरे सर हमें दिखाओ तो आप जो आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो, अब ये क्या हो जाता है, मोनोपोली कौन सी, चाइना और टी की, वो भी खत्म हो गई कंपनी की। ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन, ये पॉइंट वैसे नहीं याद आएगा मेरे भाई, कभी याद नहीं आएगा आपको ये पॉइंट कि ये 13 में था, 33 में था, लॉजिक से इमिग्रेशन इज द कीवर्ड। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए कि आप एक्विजिशन कर सकते हो प्रॉपर्टी का यहाँ पे आके, तो एक तरीके से देखा जाए तो होलसेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन आना शुरू हो गया कि बाहर के लोग आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये कोई मतलब के पॉइंट नहीं है। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड ऑल अदर टेरिटरीज वर प्लेस्ड अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, कोई बात नहीं, खास नहीं है। ठीक है, ऑल रेवेन्यू गवर्नर जनरल हैव कंप्लीट कंट्रोल, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई खास ये एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट है, मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर है असेंबली की, वो डिप्राइव कर दी गई ड्रास्टिकली, खत्म ही कर दी एक तरीके से, है ना। लॉ मेंबर एक बोला गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक ऐड किया जाएगा लॉ मेकिंग के लिए, लॉ मेंबर टू बी एडेड, हु गॉट एडेड, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है बट लॉर्ड मैकॉले वाज एडेड, तो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट्स को लिखो। और बोला गया कि इंडियन लॉज को हम कोडिफाई करेंगे, ये सारे तो लॉ से ही तो कीवर्ड से निकल के आ जा रहे हैं। और बोला गया कि कोई भी इंडियन सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट पे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, और बोला गया कि स्लेवरी एबोलिश की जाएगी, जो कि 1843 में स्लेवरी 10 साल बाद एबोलिश हो गई। क्लियर आ रहा है, क्वेश्चन सुनो अब, जो कोई अभी आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो प्रोबेबली क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन, टेल मी थ्रू विच एक्ट, ठीक है, थ्रू विच एक्ट इट वाज सेड दैट slavery to be abolished in India and that resulted the abolishment of slavery in India। भाई ये 4 ऑप्शन लिख के आ जाएंगे, बताओ। लॉजिक एग्जाम में 5 मिनट लगा लोगे, किससे हुआ था, सिंपल, स्लेव, स्लेव मीन्स ये यहाँ पे कीवर्ड लिखा था, क्लेव में कीवर्ड मीन्स GGI मीन्स 33, खत्म, 10 सेकंड। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू बोला गया कि अब चाइना के साथ आपकी मोनोपोली है, और चाय के साथ के, चाय के ट्रेड के भी साथ है, चाय के साथ ट्रेड, चाइना के साथ मोनोपोली है, मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स तेरा, मोनोपोली खत्म ट्रेड के साथ, लेकिन चाइना और चाय के साथ है, चाचा के साथ थी वो तेरह, तेरह 1813, और वो किससे खत्म हो गई फाइनली 10 साल बाद, 20 साल बाद 1833 में चाइना के साथ खत्म मोनोपोली। अरे गलत नहीं होगा मेरे भाई, याद रखो, नहीं होगा, गलत कभी भी नहीं होगा, आप याद रखो। ठीक है, ऐसे ही सारे सारे लोग करते हैं बट कोई बताता नहीं है, वियर्ड ट्रिक बनाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, 2 नंबर तो ये सिक्योर मैं आपके करा के मानूंगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सर ऐसे ना बताओ, पहले मेरे को वैसे बताओ, जो आपकी कहानी है पहले मेरे को उससे समझाओ। 1853 नाउ, जैसे ही मुझे 1853 याद आता है कहीं भी, द फर्स्ट एंड वेरी foremost थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज 53। 1853 इज दैट लैंडमार्क ईयर जहां पे ट्रेन चली थी इंडिया में, मैंने आपको पहले भी जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि इट वाज दैट टाइम व्हेन फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो आई थी, और ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे कौन था, डलहौजी। अब मुझे तो जो याद है मैं वही तो ट्रिक बताऊंगा, तो मुझे 1853 जैसे ही मैं सोचता हूँ 1853 50 वो, तो मुझे डलहौजी याद आ रहा है, तो डलहौजी से मेरा कीवर्ड है डल, डाल, डाल मीन्स पुट, टू पुट, डाल, कि कोई भी नई चीज को एंट्री करा देना, डाल, है ना, दाल मीन्स पल्सेस नहीं है ये। सो अब मेरे को यही कीवर्ड है डलहौजी, मेरे को 1853 डलहौजी, डलहौजी से डाल, डाल कीवर्ड है। चलो
डलहौजी ने बोला एक नया परमानेंट मेंबर जो आप लॉ मेंबर को एंट्री कराओ, अब उसको परमानेंट बनाओ, ये मींस परमानेंट लॉ मेंबर डाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इसने बोला एक नई लेजिस्लेटिव विंग भी डाल, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेजिस्लेटिव विंग बना दो, लेकिन उसमें उसका पूरा लॉ बनाएगी, लेकिन उस पर वीटो रहेगा मेरा, गवर्नर जनरल का, जैसे प्रेसिडेंट की असेंट होती है, ठीक है। और बोला ओपन कंपटीशन डाल सीएससी का, सिविल सर्विसेज को अब ओपन कंपटीशन कराओ, खत्म, दिस एक्ट खत्म। क्या सुनो, जो लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले गया था ना, उसको अब उसको परमानेंट करने की बात होगी, परमानेंट मेंबर डाल। और उसने बोला कि लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉ बना रही है, वही सब कुछ कर रही है, एग्जीक्यूशन भी दिखा रही है, तो उसने बोला कि लेजिस्लेटिव विंग बनाओ, जैसे आजकल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट अलग अलग है ना, लेजिस्लेटिव विंग, तो उसने बोला लेजिस्लेटिव नई नई न्यू लेजिस्लेटिव विंग डाल, और उसको बोला गया फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही लॉ बनाती थी, अब एक नई बॉडी आ गई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसके टाइम में? डलहौजी, डाल 1854, खत्म। और इसी ने बोला कि सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन डाल मार्केट में, हो गया खत्म, पढ़ लो सर। अरे इतना ही है काम का, इन्हीं में से पूछा जाएगा, बस इतना ही था, मैंने सब कुछ R&D करके निकाल लिया है। अरे सर पढ़ाओ तो, कहाँ पे बता रहे हो? 1853 याद आया, मीन्स डलहौजी। डलहौजी ने बोला ये तो देखो, अब क्या बात है कि धीरे धीरे ये जो पुरानी चीजें थी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और इनको तो धीरे धीरे हटा ही रहते, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कम कर दिया गया, ये वो, ठीक, ये सब नहीं आएगा। EIC का तो धीरे धीरे काम खत्म हो रहा। डाल ओपन कंपटीशन डाल सिविल सर्विसेज का, नया कंपटीशन डाल, लॉ मेंबर को बिकेम द फुल मेंबर, मींस परमानेंट कर दिया, परमानेंट कर दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। और बोला गया कि सेपरेशन करो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कैसे? एक नई बॉडी बनाओ, 6 एडिशनल मेंबर्स को बनाओ, और लेजिस्लेटिव पर्पस के अकेला रखो, और उस बॉडी को बोला जाएगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव विंग डाल, नई बॉडी डाल यार, नई बॉडी डाल, राइट। नाउ इससे याद रखना, एक नया पॉइंट शुरू हुआ था, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन लेजिस्लेचर। देखो इसका मतलब क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता था कि जो लोकल के लोग हैं, अब वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, मतलब कि वो नीचे से बुलाए जाएंगे, इलेक्शन से कुछ नहीं, वहां से बुलाए जाएंगे, कैसे गवर्नर जनरल जैसे भी चाहेगा वैसे, ठीक है। तो अब वो अगर कोई पॉइंट पूछे कि कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो 53 से याद रखना। मैं डिटेल में बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन आएगा मैं बता रहा हूँ, कि प्रिंसिपल और प्रेसिडेंटेशन ये वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। सुनो, वीटो मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल का वीटो रहेगा, लेजिस्लेटिव विंग भले ही बन गई तो उसमें ही तो वीटो चलेगा ना, ये जब बनता है। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, समझ में आ रहा है? एक एक्ट और पढ़ा देता हूं आपको, 58 का। चलो फिर अगले लेक्चर में पूरे खत्म कर देंगे सारे के एक्ट, दो दो लेक्चर का कंसेप्ट है। 58, चलो पढ़ते चलो, जितना पढ़ पा रहे हो अभी तक पढ़ते चलो, देखते हैं खींचते हैं कहां तक खींच पाते हैं, ठीक है ना। हो गया डलहौजी का 1858। इससे सबसे पहले इसको ईयर को देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? 1857 के आसपास की कहानी है। और मैंने आपको बताया था यहां से वाइसरॉय का कंसेप्ट शुरू हो जाता है, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाते समय बताया था, यहां से वाइसरॉय आना शुरू होगा, और पहला वाइसरॉय कौन कौन बनता है? कैनिंग, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि 1858 में वो इसलिए एक्ट आया था कि 1857 की रिवोल्ट हो गई थी, वरना जो सीक्वेंस चला रहा है 53 के बाद सीधा 73 में आता है, ठीक है, चार्टर एक्ट। लेकिन अब ये जो एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक जो 1858 में आ गया था, एक्ट पे याद ना रखना किसको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते थे, ये वो ऐसा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 1858 का एक्ट याद रखो, जो भी आया वो। द रीजन वॉज, ऑब्वियस सी बात है कि दिस 1857 रिवोल्ट। अब इससे बोला गया था, मैंने आपको बताया था, वाइसरॉय के थ्रू अब डायरेक्ट रूलिंग होगी किसकी? क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इससे शुरू होता है 1858 के तहत। तो मतलब डायरेक्टली अब वही रूल कर रहा है, तो ये जो पुरानी बॉडीज है इनका क्या लेना देना है, खत्म, ठीक है। तो डायरेक्ट रूल कैसे होगा? इनकी जगह एक दूसरी बॉडी बना दी कि वो आएगी नहीं है इंडिया में, वो ब्रिटेन में बैठेगी, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे मैंने आपको एक्ट पढ़ाते समय बताया था 1920 में मॉर्ले मिंटो, है ना, तो लॉर्ड मिंटो तो अपना वाइसरॉय यहाँ पे हुआ करता था। मॉर्ले क्या था? मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन, ठीक है, फॉर इंडिया इन ब्रिटेन। तो ये वहां पे ब्रिटेन में बैठ के रूल करता था इंडिया पे, और ये फिर ब्रिटिश के गवर्नमेंट को बताता था, ब्रिटिश के क्राउन को बताया था। कैसे? ये वाइसरॉय से पूछता था क्या चल रहा है वहां पे,
ये वाइसरॉय इसको बताता था और ये क्राउन को बताएगा। क्राउन मीन ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश किंग। खत्म हो गया। 1850 एक्ट में क्या हुआ, क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? थ्रू विच एक्ट इन इंडिया द डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्टेड। आप सिंपल सा बोलोगे 1858 एक्ट। कैसे? क्योंकि क्रांति के बाद हुआ था। दूसरा बोलोगे थ्रू विच एक्ट दीज टू पोजीशंस COD एंड BOC कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल गॉट एबॉलिस्ड एंड, ठीक है, थ्रू विच एक्ट हुआ ऐसा, ठीक है। आप बोलोगे 1858 एक्ट। बोलेगा केवल COD हटाई गई थी, BOC नहीं हटाई गई थी। नहीं, सब बकवास है, दोनों को उड़ा दिया गया था। और बोला कि थ्रू विच एक्ट द कंसेप्ट ऑफ वाइसरॉय केम इन इंडिया 1858, ठीक है। थ्रू विच एक्ट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन वाज क्रिएटेड थ्रू 1858 एक्ट ओनली। 10 क्वेश्चन आप बना दोगे। बोला जाएगा थ्रू विच एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग पोस्ट वर क्रिएटेड, ठीक है। एक तो बोला जाएगा कौन कौन सी पोस्ट क्रिएट हुई थी, COD BOC हुई थी, SOS हुई थी, वाइसरॉय हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, ये दोनों हटाई गई थी। खत्म। वैरायटी देख रहे हो? अगर आपको ये चीजें याद है तो हो गया, कंसेप्चुअली लिंकेजेस पता है, ठीक है। चलो, अब आपको एक और एक्ट पढ़ा दिया जाए क्या? 1890, ये 2-3 एक्ट और बचे हैं, सुन लो, सुन लो, क्या दिक्कत है, सुनते चलो। अरे पूरे पढ़ा देता हूँ आज ही, आज मैं पूरे पढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत है। 2-3 एक्ट तो बचे हैं। डलहौजी हो गया, 1861 हो गया, ध्यान से सुनना, ठीक है। 92, 1853, ये तो 1858 का है। इसको बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक। देखो एक और क्वेश्चन देखो यहां से बना था, क्यों? रीजन तो 1857 रिवोल्ट हुआ था। इंडिया गवर्न किससे किया जाने लगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। उसको एक वहां पे काउंसिल भी दे दी गई थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट किससे शुरुआत हुई? इससे। इसने क्या किया? डुअल सिस्टम जो शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी में, उड़ा दिया, खत्म। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, थ्रू विच एक्ट द डुअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द EIC पिट्स, ठीक है। अब किससे वो डुअल सिस्टम खत्म हुआ? 1858 एक्ट। क्योंकि अब तो डायरेक्ट रूल होगा ना भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया, वाइसरॉय का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई आपका काम क्या है? देखो मेरी बात मानो, या एक्सपेरिमेंट करके एग्जाम में -2.66 करा लोगे तब आपको माननी पड़ेगी। बहुत लोगों को मैंने ज्ञान दिया, सुन लो अब कहानी, ठीक है। मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट कहानी सुनो। कुछ लोगों को मैंने बताया एक टाइम पे कि देखो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, गलत होता है, कि मेरी बात मान लो, इसको कुछ तरीके से पढ़ो। ऐसे नहीं रट पाओगे आप, रट लोगे एग्जाम में, इतने सारे इकोनॉमी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट दिमाग में घूमेंगे, आप 1813 की जगह 1833 मार दोगे, गलत हो जाएगा, 2 नंबर का नुकसान होगा। नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसको बताया सुन लिया, इसको बताया सुन लिया, इसको बताया नहीं सुना, एक लड़की थी उसको बताया नहीं सुना, एटीट्यूड है भाई, ठीक है। नहीं करेंगे, हमें तो वैसे ही याद रखना है, कोई बात नहीं, उससे भी सही करो, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब ये सैंपल एनालिसिस की गई, जिसने बात नहीं मानी थी कि भाई ये बहुत ग्रे एरिया है, -2.66 की जल्दीबाजी में सली मिस्टेक होगी, इसने भी सही किया, इसने भी सही किया, इसने भी सही किया। अरे तो क्यों सर मार रहे हो? मैं क्यों कह रहा हूं इसको फॉलो करो? क्यों ये फालतू के ट्रिक्स बना रहे हो? अरे आप खुद में भी तो बना लो, अपने मन से बनाओ ट्रिक्स, रटो। लेकिन एग्जाम में यार ये -2.66 ना करो, ये दर्दनाक चीज है यार। ऐसे क्वेश्चन जो, फिर तो आप कंपटीशन से आउट हो रहे हो। अब बच्चों वाले क्वेश्चन गलत करोगे ना, और उसको UPSC को बताए, आप देख लो, मैं बोल रहा हूँ हर 2 साल में या हर लगातार एक ना एक क्वेश्चन एक्ट से आया हुआ है। नहीं मान तो चेक कर लो जाके ना, आएगा, हर साल भी आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्ट, वी हैव सीन टिल दिस 1858। अब 58 के डायरेक्ट क्राउन रूल के खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब कंपनी रूल तो खत्म हो गया, अब क्राउन रूल शुरू हुआ। तो क्राउन रूल में शुरुआत होती है सबसे पहले 1861 एक्ट की, ठीक है। 1861 एक्ट की शुरुआत। अरे चलो, अब ये कंपनी रूल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्राउन रूल वाले सारे एक बार में हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्ट्स एक बार मैं आपको रिकैप करा रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा, चलो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं कैसे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो ये देख लो, 58 एक्ट अभी गरम गरम पड़ा है। एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 22 में आया हुआ है। ट्रांसफर द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ट्रांसफर द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू द ईस्ट इंडिया, उल्टा लिखा है, ठीक है। ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन होना चाहिए। कितना देखो कंफ्यूज करा, तो इसका आंसर, ठीक है, आंसर ए होगा, ठीक है। कि केवल आपका एक स्टेटमेंट सही है। नहीं 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 नहीं, अरे क्वेश्चन अजीब टाइप का लिखा है,
हाँ मतलब ये सी डी ऑप्शन है, ऑब्वियस ही बात है, गलत दिख रहे हैं, ठीक है। चलो और इन ऑप्शन को जरा पढ़ो। ये तो सही हो गया, ये तो आंसर सही हो गया। ट्रांसफर द पावर्स ऑफ, ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ। इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इन द प्रिंसेस, ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा। एस्टैब्लिश इंडियन सिविल सर्विस, ये भी अपनी पढ़ा है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं 1813 देख लो। ये आप क्वेश्चन देख लेना स्क्रीनशॉट लेके ना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 1878 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसका आप देख लो कि इसमें क्या क्या हुआ था। प्रोविंशियल, अच्छा ये डुअल कंट्रोल ओवर इंडियन एम्बेसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया का, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये तो इसका नहीं है, ठीक है, 35 का एक्ट का है। सेपरेट जुडिशरी छोड़ दो, डायरेक्ट क्राउन, ये तो 1858 का हो गया, खत्म है, ये आंसर हो गया, सिंपल से। पिट्स बीओसी, नहीं पिट्स बीओसी, हाँ बीओसी था ना, बिट बीओसी डुअल टेरिटरी सबऑर्डिनेट, डुअल आ रहा ना, तो डुअल कंट्रोल यही हो गया। तो ऐसे आप देख लेना अभी, अब ये सारे हो जाएंगे, एक चुटकियों में होने लगेंगे, ठीक है। इसको आप करोगे 17(3) को रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटर, फिर सीओडी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, रेगुलेटर को सीओडी से मंगाया था ना, कैश ऑन डिलीवरी। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ दिस 73 एक्ट, क्या क्या हुआ था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, सही है, कलकत्ता की जगह मद्रास कर देगा, गलत हो जाएगा। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, जाहिर सी बात है, रेगुलेट करने के लिए आया, तो आंसर इसका सी होगा, बोथ 1 and 2। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन कठिन आ गया ना तो आपको दिक्कत दे देगा। ये तो 1909 है, 19 है। 1833 का देख लो, ठीक है। देखो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसिडर टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज, इसका आंसर छुपाते हैं, खुद से देखते हैं, ठीक है। इट एबॉलिश द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ, ठीक है, ट्रेडिंग राइट्स ऑफ 1833 की बात करें, चलो ठीक। इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन डाल, अभी हमने पढ़ा है डाल, डाल ओपन कंपटीशन मीन डलहौजी, ये तो नहीं होगा। इट ग्रांटेड लेजिस्लेटिव पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या चीज है, इट ग्रांटेड द लेजिस्लेटिव पावर, हो सकता है कुछ ना कुछ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था ना वो सब। इट ट्रांसफर्ड इंडियाज कैपिटल फ्रॉम, ये क्या चीज लिखी है, कैलकाटा टू दिल्ली, ऐसा तो हमने 33 का तो पूरा पढ़ लिया था। गवर्नर जाता है, चाइना, स्लेव, लॉ, इमिग्रेशन, कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा है, तो क्या था, क्या ये बचता है। इट अबॉलिश द ट्रेडिंग राइट्स, 33 में क्या करता है, चाइना, चाइना के साथ और टी के साथ जो मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको भी उड़ा दिया था। और 13 मोनोपोली मीन्स इंडिया के साथ पहले खत्म किया था 1813 में, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होंगे आंसर, क्योंकि ये हमने आज तक सुने ही नहीं है ना, ऐसा हमने पढ़ा होता तो कहीं ना कहीं तो हमारी टेक्निक में होता, क्योंकि हमने तो 3 रिसोर्सेज से सारे पॉइंट्स निकाल के रख लिए, ठीक है, तो वो तो नहीं दिखा हमें, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर ए होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ये चीजें आपको करनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो 1853 का, चलो ये देख लो। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज नोटेबल फॉर स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीबी को जीजीआई किससे बनाया गया था, जीजीबी को जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे बनाया था, मतलब कि 3 को 3 से मैच करा दिया था एक जैसा, तो ये हो गया 1833, नहीं होगा ये। इंट्रोड्यूसिंग डायरेक्टली प्रोविंसेस, ये अभी का नहीं, ये 1919 से होगा, ठीक है, क्योंकि 19 में भी ऐसे ऐसे 50-50% डायरेक्ट, ये भी मैं टेक्निक बताऊंगा। एबॉलिशिंग द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन इंडियन ट्रेड, 13 मोनोपोली, मतलब कि 1813 से हो गया, ये तो खत्म है। बचा क्या, इंट्रोड्यूसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन डाल ना, डाल, तो 1850 की तरफ डलहौजी था, ठीक है, डाल, हो गया, ये होगा आंसर, इसका कहाँ गया आंसर, ये समझ में आ गया। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ये सब खत्म करता हूँ एक्ट्स को और फिर डन करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।